बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और वीकेंड भी अच्छा आपका गुजरा होगा। नाज़रीन, हम अक्सर कहते हैं कि जी अच्छी चीज़ें प्लान करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, मुस्बत सोचें तो मुस्बत होता है, नो डाउट। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बारे में आप जैसा गुमान करेंगे मैं वैसा ही हूँगा। तो अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने साथ साथ सबके लिए अच्छी दुआ कीजिए, इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, अप्रिसिएशन बड़ी मैटर करती है। आप किसी भी काम में हमारे शो को अगर आप लोग सराहें, हमारे इर्द गिर्द हमारे सीनियर जो हैं वो तारीफ़ करें तो हमें बड़ा अच्छा होता है फील, और आपको फिर ये होता है कि आपने आगे से अच्छा परफॉर्म करना है। तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क की एक रिवायत है और वो ये है जो आपने कल गुज़श्ता रोज़ हमारा अवार्ड फंक्शन देखा भी होगा। 16वां अवार्ड फंक्शन जिसका बहुत ज़बरदस्त इनकाद किया गया। जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, उनकी खिदमात को सराहा जाता है, नो डाउट। वो चाहे हमारे फील्ड रिपोर्टर हैं, वो चाहे ऑफिसेस में काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे हम स्टूडियो में जो हमारे साथ कैमरामैन हजरात होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, हम लोग, इन सब लोगों की तरफ से मेहनत अपनी अपनी तरफ से की जाती है, तब एक प्रॉपर पैकेज बनता है, एक प्रॉपर गुलदस्ता बनता है जो कि आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। इन लोगों की मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन सबको अप्रिशिएट किया जाए, और सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हमेशा अपनी इस रिवायत को कायम रखा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट किया। आज ये 16वां फंक्शन इस बात का गवाह है कि ये एम्प्लॉयज़ जो कि 14-14 साल से, 10-10 साल से, मैं एक बड़ी मिसाल आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यहाँ से लोग आते हैं और दूसरे चैनल्स में चले जाते हैं, तो ये मोहब्बत है, ये इस फैमिली की तरफ से जो दी जाती है, मेरे ख्याल से इसकी एक बड़ी मिसाल है कि हमारे यहाँ 10-10, 12-12 साल पुराने लोग हैं जो कि इस फैमिली को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। एक ट्रस्ट है जो कि हमारे सीईओ साहब ने हमें दिया हुआ है और हम उसके साथ यहाँ पर चल रहे हैं। तो एप्रिसिएशन जो दी गई एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़बरदस्त थी। हौसला अफजाई जो हमने एम्प्लॉयज़ के अंदर एतमाद देखा, बहुत ज़बरदस्त था। तो इस रंगारंग तकरीब के कुछ मनाजिर भी दिखाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, मेला ही लूट लिया। तो जिन्होंने मेला लूटा वो आज हमारे साथ हैं, शाहिद सिप्रा साहब और अली साइद साहब। माशाल्लाह शाहिद सिप्रा साहब जो है उन्होंने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड, यानी सिटी नेटवर्क, हमारा सिटी 42 चैनल, 24 चैनल, रोही 21 और बाकी जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, सबसे बेस्ट ठहरे शाहिद सिप्रा साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नो डाउट एक इंतहाई मेहनती, ईमानदार एम्प्लॉय आप हमेशा से हम आपके मुतरिफ रहे हैं अपने काम के साथ साथ। क्योंकि शाहिद सिप्रा साहब, ये इनके सामने की तारीफ नहीं, मैं हर जगह पर इनकी ये तारीफ करती हूँ। जब जब किसी को भी मदद की जरूरत पड़ी है तो शाहिद सिप्रा साहब वहाँ मौजूद हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में चीज़ों को देखा जाता है, तो ऐसे नहीं इस अवार्ड का इंतखाब किया जाता। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे अल्फाज में आपने शहरियों को बता दिया, लोगों को बता दिया। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन चले, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना अल्लाह ताला का चाहिए कि उनका करम, अल्लाह ताला का करम है कि आपके सिटी 42 का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। आपने कहा कि मदद करना या ये करना, ये आपका ना एक फितरत में शामिल होती है। ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं है आपकी, ऑफिशियल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है ये। बेसिकली आपकी सारी चीज़ें, दफ्तरी मामलात अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन किसी की आप मदद करते हैं तो वो दुआएं आप समेट रहे होते हैं। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मैसेज है कि जो बाकी लोगों को तक भी जाना चाहिए। दूसरी बात रही कि मेला लूट लिया, आप देखें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी मिला। उसके बाद आपने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया कि बहुत सारे लोग हैं जो 10, 12, 14 साल से हैं, तो मुझे 15 साल हो गए माशाल्लाह, तो मुझे एक उसका भी अवार्ड मिला है माशाल्लाह। मतलब मुसलसल एक इदारे के साथ काम करना, और फिर एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पता हो कि आपके दीगर जो मामलात हैं, जिसमें तनख्वाह का मैं जिक्र भी करूं, तो उसमें इजाफा हमेशा आपके स्विच करने से होता है कि आप किसी दूसरे इदारे से हुआ भी हमारे साथ, और हुआ भी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे। देखिए, जब मैं सिटी 42 आया था तो जे रोड की बिल्डिंग, उस वक्त वहाँ पे रेत, बजरी और ईंटें नजर आया करती थी, उस वक्त कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी। मैं उस वक्त आया था, और आज एक तनावर दरख्त बना हुआ है और उसके साए तले कितने सारे लोग जो हैं बस रहे हैं। उस वक्त मेरे ख्याल 150 से या 250 लोग होते थे, तो आज तकरीबन 1700 के करीब लोग हैं माशाल्लाह। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो डेवलप होती गई, और ये सारा क्रेडिट जो है ये हमारे सीईओ जो हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को जाता है कि उन्होंने किस तरह लोगों को समेट के रखा
और फिर अपने साथ चलाया। देखें, मेहनत अपनी जगह पे होती है, किसी और इदारे में आप होते, मैं होता, कोई भी होता, मेहनत करके सारा कुछ होना होता है। लेकिन मेहनत के सम्राट, मेहनत को आप उसका सिला दें या लोगों को बताएं कि जो आपकी मेहनत है उसको अप्रिशिएट करें, तो ये ऑक्सीजन होती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो ये हमेशा हमें मिलती भी रही। अच्छा, दूसरा पहलू देखें तो सख्तियां भी हैं। जब मीटिंग कॉल होती है तो उस पर क्या होता है, वो तो इंटरनल मामला है, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा से अप्रिसिएशन भी है, लेकिन दूसरा पहलू भी साथ साथ चल रहा होता है। तो ये दोनों पहलू जब मिलते हैं, डांट डपट, वो नुक्ताचीनी, वो तनकीद अगर ना की जाए तो आपके काम में निखार भी नहीं आता। वो बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली पूरे पाकिस्तान से हमारे एम्प्लॉय आए हुए थे। इतना बड़ा इवेंट होना, 4 से 5 घंटे तक मुसलसल चलना, फिर उसमें मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस, साई साहब का डांस मैं कहना कमाल हो गया है। 10 के तो रिपोर्टर बनना आया ही। उसके बाद जो बाकी चीजें जो है, कैमरा मैनों ने जो परफॉर्मेंस दी, हम भी उसमें शामिल थे। एक ना फैमिली वाला आपको माहौल जो है, सिप्रा साहब ने भी बड़ा अच्छा डांस किया। ये और हमारे फंक्शन का खासा ये होता है कि जहाँ कहीं आपको ये लगता है ना कि काम ही करते हैं, लोग दौड़े लगा रहे होते हैं, कैमरामैन यहाँ भाग रहे हैं, रिपोर्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं जी, हमारा यहाँ पे हमेशा से माहौल, अगर किसी की बर्थडे है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से बड़ा अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया जाता है। सिप्रा साहब कह रहे थे कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब इनके स्टेप्स अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने कहा, इन्होंने कहा अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब स्टेज पे हैं तो मेरे पाँव जो थे बड़े जमे रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप जुबान के साथ साथ पाँव के भी पके हैं। अच्छा जी, हम लोग दुआ गो हैं कि हमारा इदारा इसी तरह से फलता फूलता रहे, ये कामयाबी से चलता रहे, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं ये इसी तरह से सिटी न्यूज़ नेटवर्क का, क्योंकि ये जान होते हैं ना आपकी, जो माशाल्लाह से जैसे साई साहब हैं, शाहिद सिप्रा साहब हैं, मैं खुद यहाँ पे इतनी पुरानी हूँ, तो ये लोग कहीं ना कहीं जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, ये इस दफ्तर की जान भी हैं, पहचान भी हैं, और इसको आगे लेके चलने में इन सब का बहुत बड़ा हमारे दफ्तर की एक अच्छी रवायत है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो मोस्टली यहाँ पे स्टे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन 10 साल मुझे भी यहाँ हो गए हैं, और कुछ जो लोग यहाँ से स्विच करते हैं वो आपको नज़र आते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे, बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, तो वो बड़े बताते हैं कि हमने सिटी 42 से सीखा है। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया असद साई साहब की डेथ के बाद, तो मुझे प्रॉपर तकरीबन 2 महीने ये हर चीज़ सिखाई गई। हालांकि मैंने मैथ्स काम किया हुआ था, उसमें हर चीज़ बताई गई कि किस तरह आपने एज लाइव करना है, किस तरह आपने एनएलई का काम करना है, किस तरह पैकेज बनाना है, किस तरह खबर बनानी है, किस तरह आपने सारा दिन वर्किंग करनी है। और उसमें आपको सपोर्ट होती है, आपकी जो असाइनमेंट डेस्क है, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन है, ये सारे सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह हम काम करते हैं, आप भी काम कर रही हैं पिछले 15-16 साल से, तो उसके बाद जब हमें बॉस का मैसेज आता है कि आज आपका खाना है, आज आपको कोई प्राइज़ मनी मिल रही होती है, तो ये हमारे लिए ऑक्सीजन होती है। लेकिन वो जो हमारी ऑफ कैमरा मीटिंग्स होती हैं वो बड़ी खौफनाक होती हैं। वो तो वो फिर उसका असर कम से कम 2-2, 4-4 माह हमें रहता है कम से कम। तो वो बॉस उस तरह हमें चाहे वो एक मैसेज कर दे या वो मीटिंग में हमें कुछ बता दे, वो चीज़ें हमारे लिए पूरे तकरीबन 6 माह तक वो काम कर रही होती है। साहब वो भी बहुत ज़रूरी होती है, और कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस उससे बहुत ज़्यादा निखरती है। तो वो घर में हम अक्सर देखते हैं बड़े छोटे बच्चों को डांटते हैं। सबसे बढ़कर पता क्या होता है, आप काम कर रहे हैं ना, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग फील्ड के लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, बड़ा प्रेशर होता है। आप स्टोरी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का प्रेशर होगा, समाज का प्रेशर होगा, और बहुत सारे प्रेशर आप लोगों पे आ रहे होते हैं, दबाव आ रहे होते हैं। अब हमारे पे तो वो पीका एक्ट भी आ गया है। बिल्कुल सही कहा। ऐसे में अगर इदारा आपके साथ खड़ा हो और आपको ये भी ना मालूम हो कि आपके खिलाफ कुछ चीज़ें चल रही हैं या कुछ और इदारा आपके खिलाफ गया हुआ और आपका इदारा बराह रास्त उस चीज़ को हैंडल कर रहा हो और फाइट कर रहा हो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, यह बड़ा मैटर करता है। बेसिकली यहाँ यही है कि आपके जो फील्ड के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनको इदारा सपोर्ट करता है, और जब इदारा साथ खड़े होते हैं ना, फिर एम्प्लॉय जो है वो फिर जिस तरह मर्जी चले। ये नहीं है कि इदारे को कुछ चीज़ें गलत दे के या कुछ इस तरह का दे के वो उसको गिराने की कोशिश करे, लेकिन अगर पॉजिटिव चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, वो स्क्रीन पे आ रही है, तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हुए भी, लेकिन इदारे ने फाइट किया उनको, लीगल इश्यूज को देखा। तो इसलिए आपके वो ऑक्सीजन अपनी जगह पे, एप्रिसिएशन अपनी जगह पे, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं करना भी अपने और एक और चीज़ है, मैंने जो फील्ड में देखा है पिछले 10-15 साल से, मैं पिछले कुछ 30-35 साल से इस शोबे से मुख्तलिफ तरीक़ों से मुंसलिक हूँ, मेरे से बड़े छोटे सारे इसी शोबा में हैं।
तो मैंने देखा है बहुत सारे इदारों के लोग जो फ़र्ज़ करें क्राइम के 2-4 लोग हैं या किसी और बीट के दो, उनकी इतनी सख्त लड़ाई होती है कि इतनी सख्त लड़ाई मैंने घरों में देवरानी जिठानी की नहीं देखी। अच्छा। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमारे अदारे के लोग, हम जितने भी हैं, वो बिल्कुल रियल नहीं, फैमिली की तरह काम माशाल्लाह करते हैं। यहाँ पर अगर किसी की खुशी है तो सब उसमें शामिल हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई किसी दुख का सामना है, सब मिलजुल कर एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो हम दुआ गो हैं हमारा इदारा माशाल्लाह से इसी तरह से तरक्की करता रहे और कामयाबियां समेटता रहे। हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे, लेकिन शाहिद सिप्रा साहब, ये लोग कहते हैं आपने कुछ और ही करके मतलब एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड ले लिया, पूरा सिटी न्यूज नेटवर्क वो कहते हैं ना रोशनी डलवा लें। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ अभी नहीं, सिप्रा साहब ने जो परफॉर्मेंस दी थी ना डांस की, अच्छा, उस पे ये बिल्कुल 100% बहुत सारे लोगों ने किया था। नहीं, इनके पाँव पक्के थे, स्टेप पक्के थे। आपको बताया तो है, ये हम ऊपर करते थे प्रैक्टिस, हमारे बड़ा अच्छा था जो हमें सिखा रहे थे गौहर साहब। तो पहले हम उस तरह नहीं सीरियस ले रहे थे, लेकिन सिप्रा साहब ने जो स्टेज पे परफॉर्मेंस दी है ना, ये खुद आगे कहते हैं कि यार आज सब चले जी, ये लाइटर नोट पे था। नो डाउट आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लेकर आती है, और जो मर्जी हम मजाक में भी कह लें, नहीं सिप्रा साहब देखिए, एक चीज है सिप्रा, चूंकि हम सारे कोलीग्स हैं, हर बंदे का दिल करता है एम्प्लॉय ऑफ ईयर का, लेकिन एक चीज देखें कि सिप्रा हम मेरे से वैसे उम्र में छोटे हैं, यूनिवर्सिटी में भी 1 साल जूनियर हैं, लेकिन एक चीज़ है कि सिप्रा साहब मेहनत करते हैं, अपने डिपार्टमेंट पे पूरा कंट्रोल है और चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते हैं। ये सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं जो लोगों के काम होते हैं। हर बंदे के कहने पे काम नहीं होता, उस बंदे के कहने पे काम होता है जो क्रेडिबल होता है। बिल्कुल, आपकी क्रेडिबिलिटी आपके साथ चल रही होती है, उसमें बहुत सारे पहलू जो होते हैं। तो मैंने ये कहना कि उन तमाम पहलुओं को देखते हुए आपका एज ए एम्प्लॉय क्या बिहेवियर है, आप अगर फील्ड में हैं तो लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, हर चीज को देखते हुए इस अवार्ड का इंतखाब किया जाता है। तो माशाल्लाह वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद शामिल की जाएंगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और पाकिस्तानियों के लिए, लाहौरियों के लिए बड़ी खबर ये है, चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद पाकिस्तान में हो रही है। 3 दहाइयों से पाकिस्तानी अवाम ऐसे इवेंट की मुंतजिर थी, कामयाब इनेकाद करवाएंगे। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ऐसा कहा गया है, और कल गुज़िश्ता रोज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी हुई। अली साहिब साहब। ना बिल्कुल, हम इससे पहले इसी बात का तज़किरा कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हर बंदे को ऑन करते हैं, चाहे वो किसी, मैं ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो हकीकत है कि चाहे कोई छोटे लेवल का है चाहे कोई बड़े लेवल का है, जिस तरह कोई काम करता है उस तरह उसको ऑन करते हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो भी काम करते हैं वो दिल लगा कर करते हैं। आपको याद होगा हम पूरे लिबर्टी चौक से लेके सदीक ट्रेड सेंटर तक एक वो परेड भी करवाते थे, तो खुद सारा उसको लीड करते थे। चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरह उन्होंने अपने आप को दिल लगा कर काम किया, 117 रोज़ में कज़ाफ़ी स्टेडियम को बना के दिखाया, उसमें मैचेस भी हो गए, इंटरनेशनल मैच भी 2 हो गए, तो ये चीज़ हमें बताती है कि कितना वो दिल लगाकर चेयरमैन पीसीबी के तौर पे काम कर रहे हैं। अब परफॉर्म तो हमारी टीम ने करना है, वो तो उस टीम की वजह से मेरी और सिप्रा साहब की थोड़ी बेइज्जती भी हुई। वो चूँकि मैच हो रहा था तो वो टीम थोड़ी हमारी नीचे जा रही थी और हमारी उस वक्त मीटिंग थी, हमें थोड़ा साहब के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ये इवेंट है 30 साल बाद यहाँ पे आ रहा है, और जिस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिस तरह स्टेडियम्स को अपग्रेड किया गया है, जिस तरह शायकीन के लिए हर जगह पे इंटरटेनमेंट रखी गई है, बड़ी खुशाइन चीज़ है। फिर हमारी जो पहली ट्रायंगल सीरीज़ गई है उसमें हमारा वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। पता नहीं अब प्लेयर्स को किस तरह मौके दिए जाएँ, किस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाए कि हमारी टीम बेहतर हो जाए, लेकिन वो दिन ब दिन हमारी टीम का जो मोराल है वो डाउन ही होता जा रहा है, समझ नहीं आ रही। हालांकि नए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। हाँ ना, इससे ज़्यादा क्या नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। और पहले होता था कि टीम्स में जो प्लेयर्स आते थे वो 1-2 मैच खेलते थे, वो फारग हो जाते थे। अब आप देखें प्रॉपर मौके मिल रहे हैं, कम से कम 5-5, 10-10 मैचेस दिए जाते हैं। इसमें भी अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे और फिर जाके आप बात करें कि हमें मौके नहीं मिलते, तो ये ज़्यादती है। लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप प्लेयर्स को प्रमोट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उन पे पैसे भी बड़े खर्च किए जा रहे हैं। उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा, प्लेयर्स को जितना सपोर्ट लेकिन देखें ये चैंपियन ट्रॉफी के जितने भी मैचेस होंगे, हमें तो इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान के मैचेस के साथ। ये तो है, हमें अपनी टीम के साथ इंटरेस्ट। लेकिन मैं साहिब साहब आपको एक बात कहूँ, मैंने शायकीन का जोश और जज्बा देखा। नहीं बिल्कुल, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ पर देखना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अपनी टीम को तो सपोर्ट ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है यहाँ पे किसी जमाने में जब क्रिकेटर्स दूसरे ममालिक के बाजार मार्केट
मार्केट शॉपिंग के लिए जाते थे तो लोग किस तरह उनके लिए ऐसे अपनी ही है, दुकानों के बिल्कुल, मुंह बहुत खोल मोहब्बत लेते दी जाती थे है। और पैसे भी नहीं लेते थे। लेकिन मसला ये है कि जब मैचेस होते हैं उसमें तो हमने अपनी टीम को सपोर्ट करना है। यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, जब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था तो बड़े अच्छे तरीके से लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि यहाँ पे शायकीन जो है बड़ी तादाद में आते हैं और क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है। सबसे ये गुजारिश है कि स्टेडियम ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, अपनी पसंद की टीमों को सपोर्ट करें और हर सूरत में करें। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कम से कम फाइनल तक तो पहुंचे। इंशाल्लाह जी, हम दुआ गो भी हैं। शायद सिपरा साहब देखें, साई साहब की बात अपनी जगह पे ठीक है कि पाकिस्तानी टीम को हमने सपोर्ट करना और करना भी चाहिए, लेकिन मुझे उससे वो बढ़कर हम है कि ना भी क्रिकेट की चाहें बात, तो वो दिल से वो निकलता है। उससे बढ़ के है कि हमारे यहाँ क्रिकेट बहाल हुई That है is और my point. इंटरनेशनल क्रिकेट वापसी हुई है उसकी। आज देखें, आपकी शाहराहों पे अगर रूट लगता है, अगर ट्रैफिक के इश्यूज आते हैं, उसके बावजूद आपके स्टेडियम्स भरे हुए। मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन ये स्टेडियम मुकम्मल हुआ और इफ्तिताही तकरीब हुई, थी, बिल्कुल। साई साहब और मेरा भी जाना हुआ, और जिस तरह के वो एक और बात है उस पर हम नहीं जाते डिटेल में, लेकिन पूरा भरा हुआ था। मतलब लोगों को इस तरह की कोई एक्टिविटी चाहिए। आप 5:30 बजे 6 बजे दरवाजे खोल रहे हैं और 7:20 पे तकरीब हो रही है, 1 घंटे में आपने स्टेडियम भर दिया है। वाह, शायकीन का देखें कि वो उनका किस तरह जज्बा है, किस तरह जोश है कि आप 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा स्टेडियम भर के दिखा देते हैं कि हमने आना। उसके बाद बाकी मैच भी हुए हैं। जो साई साहब जिक्र कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ, एक न्यूजीलैंड के मैच के साथ जब बॉल लगा और उसके बाद वीडियोज आए, उसके माथे पे जो बॉल लगा हिट का, और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा देखें, लोगों की परेशानी देखें चेहरों पे, उससे क्या लगता है कि लोग क्रिकेट को वापसी चाह रहे हैं, कि क्रिकेट की वापसी हो। और गुज़श्ता रोज जो आपकी सेरेमनी हुई है उसमें आईसीसी ने जो आप तारीफ कर दी है पीसीबी की, चेयरमैन साहब की, कि स्टेडियम्स का बनना, असर नो तामीर मुकम्मल होना, फिर इस खूबसूरती के साथ फिर बाकी तमाम मामलात को मुकम्मल करना, उन्होंने भी यही कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में शायकीन को अच्छी क्रिकेट मिलेगी। तो हमें क्रिकेट की तरफ जाना है। शिप्रा साहब, ये हमारे जो हमारे शायकीन हैं वो बड़े सपोर्ट करते हैं सारी टीम्स को। अपनी टीम के पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ उन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को करीब से देखने में हमें शायकीन जो टीम्स भी अच्छी खेल रही होती है उसको लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे जिक्र करूँ ना इंडिया का, इंडिया के शायकीन का, आप वहाँ पे मैचेस देखें कभी। मैं चूँकि सारे मैच देखने होते हैं, मुझे वैसे ही शौक़ है, तो वहाँ पे जब इंडिया के मुखालफ टीम अच्छा खेल रही होती है या वो हिटिंग अच्छी कर रही होती है या बॉलिंग अच्छी कर रही होती है तो स्टेडियम बिल्कुल सन्नाटा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसको सारे शायकीन सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये किसी भी स्पोर्ट का हुस्न है कि उसको जितने लोग बैठे हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया के शायकीन को देख लीजिए, वहाँ पे भी इसी तरह होता है। इंग्लैंड में तो बड़ा ज़बरदस्त है कि जो भी प्लेयर्स अच्छा खेल रहे होता है, जो भी टीम अच्छी खेल रही होती है उसको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये खसूसन एक हेल्दी एक्टिविटी ये इंडिया के जो शायकीन है या बोर्ड है या उनका अपना कोई कल्चर है, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन वहाँ पे ये देखने में आता है कि वहाँ पे अगर इंडिया के खिलाफ कोई भी टीम बेहतर परफॉर्म कर रही होती है तो उनके शायकीन बिल्कुल सपोर्ट। एक मैसेज मैंने देना है पब्लिक को कि ये जब टीमें आ गई हुई हैं, अभी भी आ रही हैं, प्रैक्टिस मैचेस के लिए भी जाती हैं, अपने प्रैक्टिस करने के लिए भी जाती हैं, जब मैचेस का आगाज होगा उस वक्त कुछ ना कुछ मसाइल जरूर दरपेश होंगे। वो आपको फिर उस चीज को थोड़ा सिक्योरिटी मामला देखें। 29 साल के बाद आपके पास ये मेज़बानी आई है और हम लोग हमेशा कह रहे हैं कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स को यहाँ आना चाहिए। और जब इंडिया के साथ ये फाइट चल रही थी कि इंडिया को भी यहाँ पे आना चाहिए, उस वक्त आपने देखा कि क्या हालात चल रहे थे पूरी दुनिया में, क्या हालात है पूरी दुनिया में। शायकीन क्रिकेट उस चीज़ को देख रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट पाकिस्तान है, इंडिया को जाना चाहिए। लेकिन जैसे भी हुआ अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। उनके साथ जो भी आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लोग आए सिक्योरिटी के मामलात पर। आप पुलिस वाले, आपकी फोर्सेस, नहीं जी, ये ताउन बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की रौनक इस तरह से बहाल रहे, बड़े इवेंट्स यहाँ पर। आखिरी बात, ट्रैफिक वार्डन्स जो है उनके साथ भी जो है हमें अच्छा रवैया बिल्कुल। आपके चाहे पुलिस एहलकार हैं, चाहे ट्रैफिक वार्डन हैं, वो यहाँ पर आप ही लोगों की हिफाजत के लिए, इस इवेंट को अच्छा बनाने के लिए मौजूद होंगे, तो आपने उनके साथ ताउन जरूर करना है। बाकी ट्रॉफी बड़ी जबरदस्त थी, तकरीब का इनेकाद बहुत जबरदस्त हुआ। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और हुआ क्या जी, टाइम तो गुजर गया, लेकिन हुआ ये था कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और दीगर सामान की खरीदारी कानून के बरक्स की गई। एक तो ये कोई नया काम नहीं हुआ,
यहाँ पर तो कोई एसओपीज को फॉलो ही नहीं करता, बट पैसे अच्छे खासे हैं जी। 6 करोड़ 65 लाख की अद्वियात बगैर टेंडर ही खरीद ली गई। ऐसा भी होता है अली साई साहब? ना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, जब आप ताकत में होते हैं तो आप वो सारा कुछ किए जाते हैं, इक़्तिदार के नशे में फिर आप करते चले जाते हैं, आप वो कुछ करते जाते हैं जिसका आपको बाद में भुगतना पड़ता है। और मौके पे तो जब आप ज़ाहिर है वज़ीर आला हैं या कोई मिनिस्टर हैं तो उस वक्त ऑडिट होता ज़रूर है, लेकिन चीज़ें हाईलाइट नहीं होती। हाईलाइट होती हैं तब जब आप वहाँ से चले जाते हैं, चूँकि ऑडिट पहले बनते हैं, बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ सामने आती हैं, और जब बेज़ाब्तगियाँ सामने आती हैं तो फिर पता चलता है कि हुकूमत क्या क्या गुल खिला के गई है। यही वो चीज़ें हैं कि जो सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में खेलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्ज़ी से काम करवा लेते हैं, अफसर सियासतदान को खुश करवाने के लिए, मिनिस्टर साहब को खुश करवाने के लिए, वज़ीर आला को खुश करने के लिए कि ये काम फौरी कर लें, बाद में अप्रूवल हो जाएगी। अप्रूवल्स होती कोई नहीं और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। और बुज़दार दौर में तो बहुत सारे काम ऐसे हुए जिनका अभी तो थोड़े बहुत हाईलाइट हो रहे हैं। ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए के मामला भी सामने आएंगे। और बहुत ये देखें, मसला ये है कि ये कहते थे कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहतर करना है, हमने एजुकेशन को बेहतर करना है। एक तो इनके 3.5 साल इक़्तिदार में जो हेल्थ के साथ हुआ आपको भी पता है, मुझे पता है, हम रोज़ाना की बुनियाद पे सड़कों पे ही रहे और एहतजाज ही कवर करते रहे। किसी जगह पे ये दावे करते रहे कि हमने हेल्थ कार्ड जो है वो लॉन्च किया, और हेल्थ कार्ड का बाद में जब ऑडिट हुआ, नहीं जी, वो हेल्थ कार्ड तो वो के छोटे हॉस्पिटल्स में अरबों रुपए के बिल्स बने। ऐसे ही और वो जब चीज़ें हाईलाइट हुई तो फिर इनका हेल्थ कार्ड आपके सामने ही था, उसकी कारकर्दगी भी सामने ही थी। लेकिन मसला ये है कि वक्ती तौर पे जब कोई मिनिस्टर या कोई वज़ीर या कोई बड़ी शख्सियत कहता है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो ये काम होता है नीचे वालों का, ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी उस वक्त कह रही होती है कि इसको हम खुश कर लें, हमारी सीट्स पक्की रहती हैं, तो उसमें ना पेपरा रूल्स को फॉलो किया जाता है, ना एसओपीज़ को फॉलो किया जाता है। फौरी फंड्स उठाए जाते हैं, चाहे किसी के भी उठाए जाएँ। आप हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के फंड उठाए, वहाँ पे यूटिलाइज़ कर दिए। तो इस तरह के बहुत सारे इनकी चीज़ें और कारनामे सामने आएंगी। और बुज़दार साहब तो वैसे ही इतने प्रोफेशनल नहीं थे कि उनको चीज़ों का पता हो, वो तो बिल्कुल सादा सी शख्सियत नहीं थी। अब सवाल ये है कि ये इंकशाफात होते चले जाएंगे, 6 करोड़ 65 लाख की अद्वियात वगैरह टेंडर होगी, पता नहीं ऐसे ये तो वो चीज़ें हैं। मैं उस वक्त के डीपीओ थे इनके अपने इलाके के, तो इनकी एक करीबी शख्सियत थी। उन डीपीओ साहब का कहना था, जो मेरे ये अल्फाज नहीं है, कोई एक आधा लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाए तो मैं इसका कह नहीं सकता। वो कहते कि जब ये वज़ीर आला बने तो इनका एक बड़े करीबी अजीज़ एक जगह पे पहुँचे, पुलिस वहाँ पे गई तो कब्ज़ा हो रहा था। कहते हैं मुझे खुद वहाँ पे जाना पड़ा, चूँकि ये बुज़दार साहब के करीबी अजीज़ थे। तो उन्होंने कहा जब मैंने सारा चीज़ें इन्वेस्टिगेट की तो पता लगा कि 1.5 कनाल जगह के लिए इनके करीबी अजीज़ वहाँ पे पहुँचे थे और 1,45,000 रुपये लिए थे। अच्छा, यहाँ से लेवल शुरू हुआ था और फिर ये अरबों तक चला गया। 3.5 साल तक ये चीज़ें इनको पर सवाल आती हैं कि इस तरह के बगैर टेंडर पता नहीं क्या क्या कुछ खरीदा गया और पैसे निकलते चले गए। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं इस पे, कोई पूछने वाला नहीं कि अभी बस इंकशाफात होते चलेंगे और उसको फाइलों में मट्टी में दबाते चले जाएंगे? देखें, इक़्तिदार का नशा ही ऐसा होता है कि आप जो मर्जी किए जाएं, और फिर ये नहीं होता कि लग रहा होता ना ये टाइम तो खत्म ही नहीं होगा। साई साहब कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी अपनी सीटें पक्की कर ले, ठीक है करती हैं, लेकिन जब ये करोड़ों रुपए के बगैर पेपरा रूल्स हर चीज़ को पसे पुश डाल के जब आप फंड्स देते हैं तो इसमें कमाते भी हैं, इसमें कमाई भी होती है। इतने अच्छा कोई नहीं होता कि आप अपने पैसे गवर्नमेंट के निकाल के किसी फर्म को दे दें और उनसे कहें कि ये हम खरीद रहे हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मफादात इसमें चल रहे होते हैं। सॉरी, कमाई तो देखें, जो ठेका लेके दे रहा है उसकी भी हिस्सा है, जो जिसने साइन करने हैं ब्यूरोक्रेट ने उसका भी हिस्सा है, जिसने ये काम करवाना है जिसने चेक को नंबर लगाना है ना, डायरी नंबर, उसने भी पैसे लेने, उसने भी पैसे लेने हैं। तो बड़े साहब ने जिसके जेरे साया काम हो रहा है, चाहे कोई मिनिस्टर है कोई भी है, यहाँ पे यही कल्चर तो चल रहा है। इसीलिए तो आपके सियासतदान जो हैं वो कमज़ोर हैं कि उनकी चीज़ें ऐसी ऐसी सामने आती हैं कि वो बात ही नहीं कर सकते। आप जब कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े लेके देते हैं तो उसमें आप अपने ठेकेदारों को नवाजते हैं, कोई आपका रिश्तेदार होता है, कोई आपका भाई होता है, कोई आपका साई साहब की एक और बात पर भी एतराज़ है मुझे। उन्होंने कहा जी बुज़दार साहब इंतहाई सादा आदमी थे, वो पत्नी कौन से प्लस थे, पत्नी वो भी उनके प्राइम मिनिस्टर के जब कहते थे तो क्या सरप्लस क्या कहते थे, वसीम अकरम प्लस कहते थे।
तो वो फिर आप देखें ना, एमएस आधा आदमी कह रहे हैं, इस तरह थोड़ी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, वो वीएन था, वीएन की बुनियाद पे वो लेकिन हर रोजगार साहब बार में के अगर आप सेहत के साथ ये कुछ करते रहे और इस तरह से बड़े बड़े ये इंकशाफात होते रहे, इस पर कुछ ना हो सका, तो फिर क्या होगा जी? अवाम इसी तरह से रुलती रहेगी, परेशान रहेगी। ऑडिट पैराज पे कुछ भी नहीं होता, ये सारे ऑडिट पैराज हैं, ये जस्टिफाई हो जाते होते हैं, ये जिस डिपार्टमेंट तरह बनते हैं ये उसी तरह ही जस्टिफाई होते हैं, बस ऐसे ही है। ये कोई इसमें कोई मैटर नहीं। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जी अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। 13 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई, बहुत बड़ा कारनामा है शाहिद सिपरा साहब। देखें, ये होना भी चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत आज से 1 महीना पहले इजलास हुआ था, जिसमें पावर डिवीजन, इंटीरियर मिनिस्ट्री और ये सारे लोगों ने ब्रीफिंग दी कि बहुत सारे ऐसे बासर कंज्यूमर्स हैं जो बिजली चोरी में बराह रास्त मुलविस हैं, लेकिन पुलिस और लेस्को उन तक नहीं पहुँच पा रही। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की हदायत की रोशनी में रेंजर्स की मंजूरी दी गई और रेंजर्स की मदद से अब ऑपरेशन किया जा रहा है, और उस रेंजर्स के साथ इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल किए गए और एक कमेटी बनाई गई जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग और साथ में इंटेलिजेंस और रेंजर्स और ये उसको सीओ जो है मौजूदा, उनको उसका कन्वीनियर बनाकर कहा कि ऑपरेशन किया जाए। अब देखें, ये करोड़ों रुपए की चोरी जो पकड़ी जाती है, ये बड़े इंडस्ट्रियल सार्फिन या कमर्शियल सार्फिन कर रहे होते हैं। ये डोमेस्टिक सेक्टर पे इतनी चोरी नहीं होती, इतना यूज होता है। तो हमारे यहाँ पावर सेक्टर को नुकसान ही बड़े सार्फिन। बट मेरे सवालात ये ना, इससे पहले भी बड़े ऑपरेशन हुए, हमने यहाँ पे मंडे के रोज ही डिस्कस किए, लास्ट मंडे को भी डिस्कस किया, रुकता नहीं है ये अमल। अब देखें, उसमें रुकने का भी ये मसला है ना। अब FIR आपने दी, उसके बाद बंदा गिरफ्तार हुआ, अदालत ने जमानत ले ली या कुछ देर जेल रहा, फिर वापस आ गया। अब उसको पता चल गया कि मैंने कोई महीना रहना है, 20 दिन रहना है, तो वापस आ गया, उसने फिर वही काम शुरू किया। अच्छा, फिर कुछ रूल्स ऐसे हैं कि बिल आपने जो चार्ज करना है उसके भी रूल्स हैं। आज मैं बिजली चोरी में पकड़ा गया हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे उन्होंने 3 महीने या 6 महीने पीछे रख के चार्ज कर लिया। आज का उन्होंने चार्ज कर लिया, आज क्या डेट है? 17 फेब है। अब 18 फरवरी को जब मैं पकड़ा जाऊंगा, आप मुझे पीछे रख के चार्ज नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह? 17 फरवरी तक तो आप मुझे चार्ज कर चुके हैं। एज पर नेपरा रूल्स आप मुझे और चार्ज ही नहीं कर सकते। तो ये होता है कि उनको पता है कि FIR हो जाएगी, खैर है, FIR कर लेंगे, तो आप चलाएं उसी तरह। तो ये मेरे ख्याल में इस चीज़ की हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए कि आपका पावर सेक्टर है, इतनी महंगी बिजली बन रही है, लोग जो बिल दे रहे हैं आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, खसारा जो है अल्टीमेटली आपकी गवर्नमेंट पर वो बोझ है। सर्कुलर डेट की हम लोग हमेशा बात करते हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ आम सारिफ पे भी है, ये भी बता दें। आम सारिफ पर जब था उस वक्त था, लेकिन अब आम सारिफ पर वो आपके वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने वो खत्म अभी हमने 2 दिन पहले भी हाँ। ये खबर आपकी डिस्कस की कि एक्स्ट्रा यूनिट जो लोगों को डाले गए हैं। हाँ, ये अब लेस्को चीफ ने इस बात पर नोटिस लिया। अब ये महीना जो जा रहा है ये भी मुश्किल है लेस्को के लिए, आने वाला मार्च जो है ये भी मुश्किल है एक्चुअल बिल। उसके बाद अप्रैल में ये कैंपेन शुरू हुई थी और उसके बाद आपके लॉसेस जो हैं वो ठीक हुए और क्रेडिट हुआ उसके बाद। अब क्या था कि जनवरी में लेस्को चीफ को कंप्लेंट्स आई, बाज़ मकामात पर 1.5 लाख यूनिट, कहीं पर लाख यूनिट इजाफी चार्ज किया गया। उस पर उन्होंने आप कुछ 15 से 16 ऑफिसर्स हैं जिनको चार्जशीट किया। बहुत अच्छी बात है कि एहतसाब अगर आपको एक एजेंसी पहले कर रही थी, अगर आप खुद उस पर शुरू कर दें, तो अब सीओ ने वो खुद इसका एहतसाब शुरू किया। और देखिएगा अब ये जो आ रहा फरवरी, ऐसे में भी बहुत सारी कंप्लेंट्स मुमकिन है कि हो जाएं कि इनको ओवर बिलिंग करना पड़े अगर वो टारगेट्स अचीव करते हैं। अगर टारगेट्स अचीव नहीं होते तो कंपनी के लॉसेस बढ़ेंगे, खसारा बढ़ेगा। उसकी वजह यही थी कि जो माजी में ओवर बिलिंग हुई है जब वो निकलेगी तो आपके लॉसेस तो सामने आएंगे। बिजली चोरी रुकेगी या नहीं? क्योंकि आगे तो इस्तेमाल ज्यादा होने वाला है। बिजली चोरी नहीं रुक पाएगी। मतलब अफसर आपने बदल दिए, बड़े बड़े क्रैकडाउन्स आपने कर लिए, रेंजर्स आप साथ लेके चले गए, तो ये क्यों, इस पे क्यों क्वेश्चन? बिजली चोरी नहीं पकड़ी कभी खत्म नहीं होगी। बिजली चोरी उस वक्त हो सकती है जब आप बिजली का यूनिट सस्ता कर दें, जब बिजली की कीमत कम कर दें, शायद उस वक्त नहीं नहीं नहीं, अब आप सैलरीज जो है इनकी 10 गुना बढ़ा दें। नहीं साई साहब, सैलरीज, मेरी बात सुने आप, सैलरीज बहुत अच्छी सैलरीज है इनकी। अब फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। आपके लाइनमैन, मीटर रीडर की अगर तनख्वाहों की हम बात की तो बड़ी अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं। मुझे ये बताएं, करोड़ों रुपए की बिजली चोरी करवा के वो अपना क्या गुजर बसर कर रहे हैं? आम गुजर बसर कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे वो तो आपका एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं। इसलिए बिजली चोरी के खात्मे के लिए आपको एक तो सस्ती बिजली करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर कड़ा एहतसाब हो, आप नौकरियों से लोगों को निकालें, टर्मिनेशन करें,
फिर अपील अगर आपको जाता है उसकी अपील भी मुस्तरद कर दें, फिर तो समझ आती है, ये लेकिन कुछ ऐसा नहीं आपको होने सख्त वाला। एक्शन लेने पड़ेंगे। चलें जी, अगली खबर ये है कि रिंग रोड पर साइकिल चलाने पर, मोटरसाइकिल चलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मेरे ख्याल से इसको आपको करके दिखाना है, अदरवाइज ये बड़ा रिस्की होता जा रहा है। अली साही साहब। हाँ, रिंग रोड पे तो वैसे ही आपको पता है इजाज़त ही नहीं बाइकर्स की, लेकिन बट स्टिल इसमें लिखा हुआ है कि जो पुलिस एहलकार, चूँकि आपको पुलिस वाले या सरकारी लोग तो वैसे ही हर जगह से मुबर्रा होते हैं, और मोटरवे पे भी है, वो नजर आते हैं, तो उन पे कह रहे हैं कि FIR देंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस पे इम्प्लीमेंट होगा। इससे कुछ अर्सा कबल आपको याद होगा कि जो मौजूदा CTO हैं उस वक्त ये DIG PHP थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो भी पुलिस एहलकार लिफ्ट लेते हुए नज़र आए रिंग रोड पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं कल भी उसी रोड पे गया था, दर्जनों की तादाद में वहाँ पे खड़े होते हैं। एक तो उनके लिए उस तरह ट्रैफिक के सहूलियात नहीं है, दूसरा वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, यहाँ पे PC में उनकी ड्यूटी होती है, ड्यूटी करके वो जब निकलते हैं तो उनके पास कम अज़ कम 100 200 किलोमीटर सफ़र करना होता है, तो वो फिर लिफ्ट ही लेके जाते हैं, वरना सारी तनख्वाह किराए में चले जाएगी। तो रिंग रोड पे ये बहुत बड़ा मसला है कि आपको बाइकर्स नज़र आते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पुलिस एहलकार या दीगर सरकारी मुलाजम, आपको प्राइवेट सवाल ये ना, जब एक चीज पे पाबंदी है तो फिर उस पे इम्प्लीमेंट कराना पाबंदी तो कौन सा ना, फिर मुश्किल इस बात पे भी है कि आपने आज सुबह भी देखा होगा कि पहले दिन 2-3 दिन हमें कोई उस लेन में लोग नजर आए थे, ग्रीन लेन में बाइकर्स। आज तो मैंने डॉल्फिन सवाल ही नहीं पैदा होता। वाले को मैंने रात को मेरा गुजरना हुआ, मैंने कोई एक दो मोटरसाइकिल के अलावा कोई देखी नहीं, मैंने बाइकर लेन खाली बिल्कुल थी। डॉल्फिन वाले को कहा आपको तो कुछ शर्म आनी चाहिए, आप तो उस लेन में चले, बाकी लोग तो चले, उनको तो नहीं इस बात की समझ, आप तो इसी महकमे का हिस्सा है। तो वहाँ पे हर बंदा ही कोई कानून को मानता ही नहीं। जब तक आप पे जुर्माने 2000 5000 या FIR नहीं होगी तब तक ये लोग ठीक नहीं होंगे। अल्लाह करे ये SP रिंग रोड की जानब से डायरेक्शन है, ये 2-4 FIRs हो गई तो उसके बाद ही कोई इस पे इम्प्लीमेंट होगा, वरना ये आपको बातों की हद तक है तो फिर ये नजर आता ही रहेगा। ये किसी बड़े अफसर ने नोटिस मॉनिटर करना मुश्किल है, कैमरास तो लगे हुए हैं आपके पास, हर तो मैं कह जगह रही पे हूँ ना, हर एंट्री एग्जिट पे तो आपके वो लगे हुए हैं ना, कैमरास लगे हुए हैं, कैमरास भी लगे हैं, फिर वो भी लगे हुए हैं आपके खड़े अली होते साई हैं। साहब रिस्क कितना है मुझे ये बता दें रिस्क जरा, बहुत- ड्राइवर्स को भी तो थोड़ा सा बता देना, मोटरसाइकिल चलाने वालों को भी कि आपके लिए रिंग रिस्क रोड कितना की है, आप अपनी स्पीड- जान से आगे क्या होता है रिंग भाई। रोड पे तो गाड़ियां ही है ना सिर्फ, और सिर्फ गाड़ियां सारी स्पीड पे ही आती हैं, और वहाँ पे जो बाइकर किसी को हिट हो जाए तो वो नहीं बचता, वो तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा इस चीज़ को सोचता ही नहीं। आप यकीन मानिए ये बंद रोड वाला जो उस दिन मेरा जाना हुआ, वहां से लोग पैदल क्रॉस कर रहे हैं उसको, यकीन मानिए इतना वो खौफनाक मंजर होता है। आप ये देखें कि ऊपर वो पुल बना हुआ है पेडिस्ट्रियन के लिए, लेकिन उसको कोई बंदा यूज नहीं कर रहा, वो उसको नशे ही यूज करते हैं। यहाँ कोई जानवर वहाँ पे बैठे होते हैं, वहाँ पे गंद पड़ा होता है, नीचे से हम चोर रास्ता निकालते हैं और वहाँ से हम आ जा रहे होते कुछ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद सिप्रा साहब हमारी अपनी भी है, हर चीज का जिम्मेदार आपको इदारों को, इंतजामिया को नहीं ठहराना चाहिए। जो लोग अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते हैं, फिर उन लोगों के साथ आपने क्या करना है मुझे से बता। देखें, जब ये बन रहे थे, मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ, ये बाइकर लेन जब बन रही थी, ये एरियल शॉट बड़ा अच्छा लगता है, आप कोई वीडियोस बना के आप दे दें कि नहीं, एक चीज है इसका इस्तेमाल ही नहीं ना किया जा रहा, आपके पैसे पानी में गए। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं उस वक्त भी इसके मुखालिफ क्यों था, मैंने ये कहा था कि पहले आप अवामुन नास को उनका जहन तो बनाएं, उनको इस बात का शऊर तो दें कि भाई ये बाइकर लेन जो बन रही है बुनियादी तौर पर क्यों बन रही है, इसकी वजह क्या है, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप मुस्तफीद किस तरह होंगे। आज देखिएगा, आप नाके लगवाएं वार्डन्स के, उनसे कहेंगे 2000 5000 रख के चलान करें, 1-2 दिन चलान का भी खौफ होगा, वो भी उतर जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद फिर यही हालात रहेंगे। मेरे ख्याल में ये सारी जिम्मेदारी ये आप ट्रैफिक पुलिस पे डाल दें या गवर्नमेंट पे डाल दें, नहीं, मैं ये सारी जिम्मेदारी आवाम पे डालता हूँ। सही, गवर्नमेंट ने आपको बना के दे दिया ट्रैक, हर जगह पे उसको निशानदेही भी कर दी कि आपने यहाँ से मोटरसाइकिल को गुजारना है, ये ट्रैक है, ये रास्ता है, इस पे आप लोग चलाएं, कोई भी उस पर नहीं चला रहा। सख्ती करेंगे, फिर हम लोग सब लोग बैठ के, हम यहीं पे बैठ के हम लोग तनकीद का निशाना बना रहे होंगे। जो गरीब मोटरसाइकिल सवार है उसका 5000 का चलान हो गया है, 2000 का चलान हो गया है, उस तरफ जाएंगे तो वो दूसरा पहलू आ जाएगा। देखें, हमदर्दी अपनी जगह पे है, कवानीन पर अमल दरामद करवाना ये अपनी और जगह फिर पे जहाँ है। पर आपकी जिंदगी जो है उसको नुकसान पहुंचे उस पर तो जी जो आप ये गुजरगाहों की बात कर रहे हैं, ये आप जे रोड के सामने सारे हॉस्पिटल्स हैं, मुझे बताएं आज तक कोई वो पुल इस्तेमाल हुए? कभी भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, मैं क्योंकि टाइम कम है तो लिबर्टी में CTU की क़यादत में फैमिली साइकिल रेस
शहरी इसमें उमड़ आए। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक कमेंट चाहिए फिर वाइंड अप करें। देखिए, ये होना चाहिए। कल जिलानी पार्क में इतना रश था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। लगी तो फूलों की नुमाइश ही है ना, लेकिन लोगों के पास एक एक्टिविटी आई और वो लोग आए, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ आए। आपकी जे रोड पार्किंग, ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ी शादमान चौक से, रास्ता बंद करना पड़ा, जे रोड को बंद करना पड़ा। और ये तो अजी आगे मुंतजिर होते हैं। अली साई साहब, सीटीओ साहब की जानब से ये हर हफ्ते कोई ना कोई एक्टिविटी करवाई जाती है। हर संडे को लिबर्टी से लेके कभी बाइकर्स की, कभी, और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। तो सीटीओ अतर वही इस बात पे कोशां भी हैं कि बहुत सारे हार्ड स्टेप्स ले रहे हैं, जिसमें आप देखें कि दिन के औकात में आपकी जो बड़ी साहब ट्रैफिक 10 सेकंड है मेरे पास, चलेंगे। हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम गुफ्तगू करने वाले हैं जी पैडमिक के ज़ेर तमाम सुंदर में एक एक्सपो का एहतमाम किया जा रहा है। इस एक्सपो के इनेकाद का मकसद क्या है, इससे फ़ायदे क्या होंगे? ऑब्वियसली जब आप एक बड़ा इवेंट कर रहे होते हैं तो उसमें आपने देखना होता है कि जी असल में उसका इनेकाद क्यों किया जा रहा है, उसका आउटकम क्या होगा, सनतकार उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें अहम होंगी और अल्टीमेटली उनको इससे फ़ायदा क्या पहुंचेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जो हमारे मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। चेयरमैन पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है जावेद इकबाल साहब, अपने शो में उन्हें खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, थैंक यू। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे ख्याल आया कि एक्सपो का इनेकाद करना है? देखो, हम ना पहले भी 2 एक्सपो कंडक्ट कर चुके हैं सुंदर में, लेकिन पिछले 4 साल से एक भी नहीं किया था। तो फिर आज से महीना पहले हमने इस पर डिस्कशन की और फिर इसको बुनियादी तौर पे इस तरह लेके चलने का प्रोग्राम बनाया कि चूंकि अब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही है, मामला दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा इवेंट किया जाए जिसमें एक छत के नीचे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे की एक्सपर्टीज से फायदा उठाते हुए रियली अप्रिशिएट अपने बिजनेस को भी ग्रो करें। अगर लोकल मार्केट में इसको लेके जाना है, लोकल प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करना है, तो उस डायरेक्शन में चले जाएं। और अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में चले जाएं। क्योंकि देखो, एक्सपो एक प्लेटफॉर्म है, अंडर वन रूफ आपके हम कुछ 350 से 400 इंडस्ट्रीज अपने स्टॉल लगा रही हैं। जस्ट इमेजिन। और हर तरह की गारमेंट्स ले लें, आप फार्मास्यूटिकल ले लें, आप केमिकल ले लें, पैकेजिंग ले लें, हर्बल ले लें, एनर्जी ले लें, यू नेम ए इंडस्ट्री, जबरदस्त, एंड यू विल फाइंड देयर। अब इसने एक मौका दिया शराकतदारी का, इंटरेक्शन का। बिल्कुल, आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस को देखते हैं, किस तरह से कौन ग्रो कर रहा है, आपको बड़ी नई चीजें पता चलती हैं। अच्छा, फिर आप दूसरी चीज ये देखो कि जो पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि फैक्ट्री लगा सकें, लेकिन दे हैव ए आइडिया, स्टार्टअप आइडिया बड़ा जबरदस्त उनके पास, स्टार्टअप आइडिया है उनके पास। और फिर वो मार्केट को भी समझते हैं कि पाकिस्तान इटसेल्फ 300 मिलियन लोगों की मार्केट है, नो डाउट, 300 मिलियन पीपल्स मार्केट। अच्छा, फिर एक्सपोर्ट है, तो वो उनके पास अब पैसे नहीं है, तो वो करते क्या है कि एक्सपो में आएंगे, जिस प्रोडक्ट पे उनको कॉन्फिडेंस है उसी स्टॉल की उनको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड 5, 6, 7, 8, 10 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगे। उधर से उसे पिक करेंगे, सही, उसकी प्राइसिंग देखेंगे, अपनी मर्जी का डिजाइन करा सकते हैं, अपनी मर्जी का ब्रांड करवा सकते हैं, अपनी मर्जी की टॉप क्वालिटी बना सकते हैं। अगर वो एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं, जो भी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा करने के लिए, तो उनको वो प्रोडक्ट विदाउट मेकिंग ए फैक्ट्री मिल जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। और उधर से वो अपने बिजनेस को बना सकते हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर आगे भी ले जा सकते हैं। और यही वो लोग हैं, याद रखें, यही वो लोग हैं जो कल को इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। बेशक आपने ठीक कहा, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आप कहते हैं जी आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आपको फलां इंडस्ट्री की प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा, फलां सनतकार के बारे में पता चल जाएगा, तो जब सब एक जगह स्टॉल्स लगा लेंगे, आप खुद जाके गुफ्तगू कर सकेंगे। सो कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होते हैं, बातचीत भी होती है। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि देखो, एक्सपो में आता कौन है?
स्टॉल कौन लगाता है? वही लगाएगा जिसकी प्रोडक्ट में जान होगी, बेशक, जिसकी फैक्ट्री या मिल के अंदर कंप्लायंसेस पूरे होंगे, वही होगा जिसको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि अगर मेरी प्रोडक्ट एक तीसरी या नई मार्केट में जाएगी तो अपनी स्पेस बनाएगी। इसलिए लोग आते हैं ना। तो ये वो एक अपॉर्चुनिटी है जो लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए है और नए बिजनेसमैनों के लिए है, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है वो आ सकते हैं। तो आपने जब सवाल किया ना कि उधर आकर Q&A, उधर बाकायदा एक डेस्क बनेगा। ठीक है, ठीक है, उधर आपकी जो भी रिजर्वेशंस होंगी, जो आपकी डिमांड्स होंगी, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको किसी भी फूड रिलेटेड, कैंडीज रिलेटेड, आपको प्रोडक्ट तो आपको मिल गई, लेकिन देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं अवेलेबल, तो आप उस डेस्क पे जाएं, अपना नाम लिखें, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो दें। या दूसरा, आप पिडमिक की आप वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, जो भी आपको चाहिए नेशनली, इंटरनेशनली, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आपको पिडमिक के प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएगी। सही। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास, हर शख्स के पास पाकिस्तान में, मैं प्राउडली कहना चाहता हूं कि आने वाला वक्त इंडस्ट्री का है पाकिस्तान में। नो डाउट। इसलिए पहले तो लोग कहते थे ना कि इंडस्ट्री पीछे जा रही है, नीचे जा रही है, अब स्टेबिलिटी आ गई है। क्यों पाकिस्तान में इंडस्ट्री का दौर है? इसलिए मेरा ये फर्म बिलीव है, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, 300 मिलियन की इस मार्केट ने कुछ तो खाना है, बिल्कुल सही, कुछ तो पहनना है, बिल्कुल सही, चाहे कपड़े हैं, चाहे शूज हैं, उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ चाहिए जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इतनी बड़ी मार्केट को फीड जिसने करना है तो वो इंडस्ट्री हो सकती है। बेशक। खुद सनतकारों को इस एक्सपो से क्या फायदा होगा? सनतकारों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सुंदर में हमारे को 350 से ज्यादा फैक्ट्री है। सही। मोस्टली हमें पता ही नहीं था, कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को पता ही नहीं था कि सुंदर में कौन कौन सी चीज बन रही है। सही। एक दूसरे के एक्सपीरियंस पता चलते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस, एक दूसरे की एक्सपर्टीज, एक दूसरे की अच्छाइयाँ। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जो आने वाला वक्त है ना पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान में आने वाला वक्त टॉप क्वालिटी का है, कंप्लायंसेस को मीट करने का है। बिकॉज अब कोई भी चीज आप एक अच्छी चीज नहीं बनाएंगे, उसकी अच्छी पैकेजिंग नहीं करेंगे, उसको अच्छे तरीके से मार्केट नहीं करेंगे, तो वो मार्केट में कभी भी जगह नहीं बनाएगी। नो डाउट। आप कोई भी चीज ले लें, कोई भी कपड़ों ऐसे आपको फीडबैक मिलता है, दौड़ लगी हुई है। अब सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। सोशल मीडिया में अगर आपने एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनाई तो किसी एक इन्फ्लुएंसर ने अगर लिख दिया, हाँ तो बस होता है। हम सब देखते हैं ऐसी बड़ी बड़ी तो मिसालें। फिर आपकी तो इंडस्ट्री गई ना। बिल्कुल ऐसे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं कस्टमर के हवाले से कि वो कंप्लायंसेस को पूरा करते हुए टॉप क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी मार्केट में लेके जाए, जो इंटरनेशनली भी जा सके और लोकल मार्केट में भी जा सके। हाल ही में हमने देखा सुंदर में सोलर फराहमी के हवाले से सनतकारों को कुछ इनिशिएटिव लिए गए, उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। अच्छा, हमने जब मैंने एज ए चेयरमैन टेक ओवर किया तो मेरे सामने सबसे बड़ा इंडस्ट्री के लिए जो क्राइसिस था वो एनर्जी का था, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट बहुत ऊपर थी, बैंक रेट्स 22-23% पे थे। अच्छा, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट डिफॉल्ट कर चुके थे और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट बंद कर चुके थे। अच्छा, जो बेचारे चला रहे थे उनके पास फाइनेंसिंग की कमी थी, इधर से एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। देन मैंने सोचा कि अगर मेरा एक इंडस्ट्री 5-7-10 करोड़ रुपया सोलर सिस्टम पे नहीं लगा सकता, उसकी मजबूरी है, पैसे नहीं है उसके एकदम पास से आप पैसे निकाल लें और बैंक उसको दे नहीं रहा, रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए कुछ सोचा जाए। तो फिर मेरी और मेरी टीम ने हमने एक आइडिया निकाला कि ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव लिया जाए। अच्छा। हमने ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव में क्या किया कि हमने मार्केट से, पाकिस्तान से 4-5 बड़े सोलर कंपनीज के साथ रब्ता किया, उनको बुलाया, उनसे डिस्कशन की, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों से बात की, मशवरा किया। आइडिया ये था कि जो पिडमिक एज ए कंपनी फैसिलिटेटर बन जाए, ठीक है, सॉवरेन गारंटर बन जाए बिटवीन दी सोलर कंपनी एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट।
अब हमने क्या किया, फाइनली हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। अब जो सोलर कंपनीज हैं वो राब्ता करती हैं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से, और इंडस्ट्रियलिस्ट उन सोलर कंपनी से एक ब्रिज का रोल हो गया। हमने एक ब्रिज क्रिएट कर दिया। अब वो आपस में तय कर लेते हैं, चलिए ये भी बड़ा आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें 5 साल 7 साल में हम आपको रीपेमेंट करेंगे, ठीक है। और दोनों का जब म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है वो हमारे पास आ जाता है। सही। जब वो हमारे पास आएंगे हम उसकी जो भी वेटिंग करनी है, उसको स्क्रूटनी करनी है, उसकी जो सर्टन हमने क्राइटेरियाज रखे हुए उनको टिक करके हम इंडोर्स कर देते हैं, और एंड ही इज रेडी टू गो। एंड नाउ उनके लिए भी एक आसानी हो जाए, आसानी हो गई। 5 से 7 साल या 8 साल वट एवर दे हैव एग्रीड। सोलर सिस्टम भी उनका हो गया। आज अगर बिजली का बिल उनका 4 मिलियन आ रहा है तो वो 3 मिलियन की उनकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी या 2 मिलियन की बन जाएगी, वट एवर दे हैव एग्रीड। सो विद इन दैट स्पेस, विद इन दैट प्राइस मनी, वो उसी में खेलते हुए तो आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी जब आपके पास इस तरह के मौके होंगे। अच्छा, पेडमिक का बुनियादी मकसद ये है कि हर जिला में सनती जोन कायम करना, तो इसके लिए किस तरह से सर काम किया जा रहा है? देखो, हमने देखना ये है कि किस डिस्ट्रिक्ट में और किस जगह पे इंडस्ट्रियल स्टेट की जरूरत है। सही। अब जब मैंने आया, मैंने जब टेक ओवर किया तो मैंने पूरे पंजाब को इवेलुएट किया। ठीक है। अच्छा, जब और फिर मैं मुख्तलिफ चैम्बर्स को विजिट किया, मुख्तलिफ बिजनेसमैनों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को मैंने मुलाकातें की। सो फाइनली मैंने 3 चीज़ें कंक्लूड की और अपना टारगेट सेट किया। पहला कि मुल्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़रूरत थी और लैंड की। हमारी जितनी इंडस्ट्रियल स्टेट थी वो पैक थी। सो उधर हम अब तकरीबन 150 से पौने 200 एकड़ पे हमारी बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। अभी गवर्नमेंट से सिर्फ अप्रूवल आनी है तो हमारी एक्सपेंशन उधर आ जाएगी। तो आप ये देखो कि उधर कोई तकरीबन 50 से 70 नई इंडस्ट्रीज आ जाएंगी विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम। अब डिले हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ही गवर्नमेंट उसे हमें ग्रीन सिग्नल देगी हम उसको परचेज कर देंगे, और वो ऑलमोस्ट सोल्ड है, हमारे पास लिस्टें बनी हुई हैं। अच्छा। तो जो लोग परचेज करना चाहते हैं, बिकॉज उधर इतनी स्पेस मौजूद है। अब डिले हो रहा है हमारी तरफ से, एक चीज यह हमारा ऑलमोस्ट इनिशिएटिव मुकम्मल हो चुका है। दूसरा हमारा है जी सियालकोट। सही। जस्ट इमेजिन कि सियालकोट का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिल दिमाग में क्या आता है कि स्पोर्ट्स वेयर, बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल्स की जो चीजें होती हैं उनका, और फिर इस तरह वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, और 90% एक्सपोर्ट रिलेटेड है। सही। एंड देयर इज नो इंडस्ट्रियल स्टेट। बिल्कुल। जब मैं उधर गया उनसे मेरी 4-5 मुलाकातें हुई। अभी उन्होंने रिसेंट, अच्छा, उन मुलाकातों में फिर हमने एक प्लान बनाया, फिर हमने एक जगह आइडेंटिफाई करवाई। सही। अब अल्हम्दुलिल्लाह उधर 1400-1300 एकड़ में हम इंटरचेंज के बाद लेफ्ट साइड पे हम एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने जा रहे हैं। उसका जो फाइनल अप्रूवल है कि इसको कब और कैसे लॉन्च किया जाए वो भी हमने गवर्नमेंट को भेज दिया। बोर्ड ने मेरे अप्रूव करके भेज दिया। सही। यह भी गवर्नमेंट की तरफ है अब। सही। जब गवर्नमेंट, यानी आप अपनी तरफ से तो जितने जबरदस्त इनिशिएटिव ले सकते हैं उस पर काम किया जा रहा है, तो वी होप के और एक और चीज आने वाले वक्त में जैसे ये होगा, हमने जो पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आप सोचो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसके इर्द गिर्द कोई इंडस्ट्रियल स्टेट ही नहीं है। बिल्कुल। वो हमने स्पॉट किया है। तो उधर कोई तकरीबन 3000 एकड़ पे हम आने वाले वक्त में, उसके लिए भी मैंने जो पहला स्टेप है वो ले चुका हूँ, गवर्नमेंट को मैंने लिख दिया। सही। चलिए सर, हम आपकी काविशों को सराहते हैं। नो डाउट सनत की तरक्की होगी, पाकिस्तान की तरक्की होगी, सनतकार खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, और इसके लिए आपकी तरफ से बहुत जबरदस्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे नाज़रीन। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, हम उनको नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हर दूसरा बंदा कर रहा है। मेरे ख्याल से हम खाना खा रहे हो तब भी आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अक्सर ऐसा होता है आप जितना मर्जी अहम काम कर रहे हो, किसी का फ़ोन आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, आप सब काम छोड़ के सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ चले जाते हैं। इतना हमने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लाजिम व मलजूम कर लिया है। आप बहुत सारे लोगों का काम ही मोबाइल फ़ोन पे चल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं बस उनकी ज़िंदगी आप कह लें मोबाइल फ़ोन पे चल रही है, बच्चे बड़े हर कोई मोबाइल फ़ोन के अलावा। तो हम अब सवाल ये पैदा है कि हम सो रहे हैं तो अलार्म
पहले तो अलार्म क्लॉक होती थी, तो हम लोग अलार्म क्लॉक पे लगाते थे। अब हमारे मोबाइल फोन हमारे पिलो के नीचे पड़े हैं, हम सो रहे हैं तो मोबाइल फोन वहां पे हैं। इवन कुछ लोग वॉशरूम भी मोबाइल फोन ले जाते हैं। अब ये मोबाइल फोन आपने चार्जिंग पे लगाकर अपने बेड के पास, अपने सरहाने के पास अगर बिल्कुल रख लिया है, जो कि आम लोगों की प्रैक्टिस मैंने देखी है। अब इस पर बेहतर तरीके से रोशनी डालने के लिए हमारे साथ इंतहाई सीनियर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम इस तमाम तर मामले पे रोशनी डालेंगे अपने शो में। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन कितने हमारी ज़िंदगी में लाज़िम मलज़ूम हो चुके हैं। अब अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि साइड टेबल पर मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, कुछ लोग अपने बेड के तकिए के नीचे ही रख देते हैं और चार्जिंग पे भी लगा लेते हैं। चार्जिंग पे नहीं लगाया, आपने वैसे ही अपने तकिए के नीचे रख दिया, क्या नुकसान है इसका? फ़ोन सर्टनली एक बहुत बड़ी हमारी अफादियत तो है, लेकिन मिसयूज़ उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह भी। जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ना कि आपके बहुत फाइन सेल जो हैं, ख़ास तौर पे आईज़, हीयरिंग, कान के लिए, आँखों के लिए और ब्रेन के लिए इट्स हाईली डैमेजिंग। इतनी ज़्यादा नुकसानदेह है कि WHO ने चंद साल से रेगुलर जो डे मनाया जाता है वो इसी स्मार्टफोन, डिजिटल फ़ोन पे ही किया है कि छोटे बच्चों में तो बिल्कुल 10-12 साल तक मिनिमम एक्सपोज करें। स्क्रीन टाइम को डिजिटल टेक्नोलॉजी से लिमिट करें, कम से कम फ़ोन इस्तेमाल करें। फ़ोन की गैजेट को सर के साथ, कान के साथ मत लगाएं। इसको हैंड फ्री यूज़ कर लें, कम यूज़ करें। सही। और डायरेक्ट लगाने से सर्टनली ना के न्यूरॉन जो नर्व के सेल हैं डैमेज होते हैं, ये उनकी प्रोग्रामिंग, उनका नॉर्मल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। अब हीयरिंग लॉस, स्मार्ट में कमी, वीएन के इश्यूज़, नेक स्पाइन के इश्यूज़, आपके हाथों की मूवमेंट के हर चीज़ को ये लिमिट करता है, डिस्टर्ब करता है। सही। सो मोस्ट ऑफन आप इसको साइलेंट मोड पे रखें। अशद कोई एमरजेंसी है आप इसको ऑन करें। देखिए, एक ऑफिस में बंदा जाता है और वहाँ पे उसका फ़ोन बज रहा होता है। सही। इट शोज़ कि ही इज़ हाईली नेग्लिजेंट पर्सन। आप किसी के पास जा रहे हैं, उसका कीमती टाइम, प्राइम टाइम ले रहे हैं और आपके फ़ोन बज रहे हैं। सही। इसका मतलब कि आप इतने फ्री स्टाइल हैं, आप में बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए ये फ़ोन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन जब ये फ़ोन नहीं थे तो इंसान फिर भी तरक्की कर रहे थे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। फिर लैंडलाइन पे भी तरक्की हो रही थी। फिर लोगों को पूरे, आपको कहीं दूर जाके अमेरिका फ़ोन, अब ऑलमोस्ट 80% लोग इसको मिसयूज़ करते हैं। सही। अपने काम के दौरान जहाँ पे आपको पे मिल रही है, अल्लाह मैंने आपकी रोज़ी लगाई हुई है, प्लीज़ उसके दौरान इसको टोटल साइलेंट पे रखें। उससे आपके आँखें, आपके कान, आपका ब्रेन एब्सोल्युटली नॉर्मल फंक्शन करेगा। ठीक है। अगर आप रात को बहुत टाइम पे इसको अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं, इसका बॉडी के साथ कांटेक्ट कम होना चाहिए। अच्छा। ये ब्रेन, हार्ट के लिए इंतहाई डैमेजिंग है। अब तो ख्याल ये है कि ये रेडिएशन आपको ट्यूमर तक ले जा सकती है। अच्छा। ना कि ये कानों में जो टिनाइटिस है, कानों में रिंगिंग होती है, ये ओवर यूज़, मिस यूज़ से हो रही है। कानों में स्मार्ट की कमी इसकी ओवर यूज़ से हो रही है। अब इसका इस्तेमाल आपने हैंड फ्री से करना है। ठीक है। टाइम मिनिमम करना है। बहुत ज़रूरी बातें, किसी को भी फ़ोन करने तो की पॉइंट पहले ज़हन में रख लें, मैंने 2 बातें ज़रूरी करनी। अगर आप फ्री हैं तो ज़रूरी नहीं दूसरी पार्टी भी फ्री है। ऐसे ही। और आप हर 2 मिनट के बाद एक नया सिलसिला, फिर देयर इज़ नो एंड टू इट। और मे बी आप अच्छे खासे तल्लुकात ही ख़राब कर लें, क्योंकि फ़ोन फ्रीली अवेलेबल है। बिल्कुल। क्योंकि जो कौमें मिस यूज़ करेंगी अब सोशल मीडिया को, आई पर्सनली थिंक कि जितना मिस यूज़ हमारी नेशन ने किया है, नो डाउट, अग्री, एक दूसरे की ट्रोलिंग के लिए, एक दूसरे की क्लास लेने के लिए, जिसको कुछ नहीं आता वो दूसरे की वीडियो बना के कहीं ना कहीं चिपका रहा है। अब ऐसे बंदों को तो उल्टा लटकाना ही चाहिए। ये फ़ोन की बहुत बड़ी अल्लाह मियाँ की नेमत है। आपका रिलेटिव अक्रॉस द अटलांटिस पैसिफिक बैठा हुआ है, यूरोप में है, अमेरिका में है, आप चंद सेकंड में उससे बात कर सकते। नो डाउट।
बिल्कुल। ये कल बहुत मुश्किल था, बिल्कुल। वेरी कॉस्टली था। बिल्कुल। आज ये हमें उनको दुआएं देनी चाहिए जिन्होंने हमारे तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचा दी है। नो डाउट। अब चैट जीपीटी है, बिल्कुल। आपकी छोटी छोटी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्पफुल है, लेकिन जो पॉजिटिव यूज़ करेंगे, सिरात मुस्तकीम की तरफ उनके लिए यूज़ फायदा करेंगे, होगा। उनकी लाइफ आसान हो जाएगी। बिल्कुल आपने जो मिस यूज़ करेंगे उसमें दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल। हम कौम ने जो दो चीज़ें मेरे ख्याल में अशद ज़रूरी है, ह्यूमन रिस्पेक्ट, जिस जो एब्सेंट है उसके बारे में अच्छी बात करना, ये नबियों की सिफत है, बेशक, ये नेक लोगों की सिफत है। बेशक। किसी की गलती नहीं भी जो की, गलती वो है जो दूसरा बंदा करता है, जो हम करते हैं वो तो बहुत ना होने जैसी गलती। हम अपने ब्लंडर को भी छोटी सी गलती नहीं मानने को तैयार। अगर हम ये करते रहेंगे तो हम एक दूसरे के तल्लुकात को ब्रेक डाउन कर। बेशक आप ये सोशल मीडिया प्लीज़ मिसयूज़ ना करें। ये मैसेजिंग बगैर सुने आगे, और ऊपर लिखा होता है कि बड़ा स्वाब होगा, ये नेक काम आगे भी कर लें। बिल्कुल, और ये तो बड़ा ट्रेंड बन चुका है। हम ऐसे ही फॉरवर्ड मैसेज करते रहते हैं, उसको सही तरीके से कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं होता, और उससे कितना नुकसान हो रहा होता है वो उसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। आपने हैंड्स फ्री का डॉक्टर साहब बार बार जिक्र किया। मैं अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए गई हूँ तो लोगों ने हैंड्स फ्री लगाई होती है, और मुसलसल 1-1 घंटा अगर मॉर्निंग वॉक करें, ये प्रैक्टिस भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। देखिए, लिटिल बिट यूज इज़ गुड। ठीक है। आप कोई सूरत सुनना चाह रहे हैं, कोई मजहबी चीज़ सुनना चाह रहे हैं, कोई हमद सुनना चाह रहे हैं, इट इज़ अप्रिशिएबल। लेकिन प्लीज़ इस गैजेट को, इस फ़ोन को, एंड्रॉयड को, आईफोन को अपने हेड के साथ ना लगाएं। ठीक है। अपना आई का कांटेक्ट मिनिमम रखें। आईज को बार बार ब्लिंक करने की आदत डालें। नट्स का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, साफ़ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन अगेन टू से, हमें एक दूसरे को स्पेस देनी, बिल्कुल, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी। नो डाउट। जो कौमें सिर्फ 2 काम करती हैं, सच बोलती हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती, वो बहुत आगे जाती हैं। डॉक्टर साहब, हमारी क्या नींद भी इससे मुतासर होती है? वो लोग जो कि हम कहते हैं कि अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें तो सारी सारी रात नींद नहीं आती है, और मोबाइल फ़ोन का उनका ज़्यादा इस्तेमाल रहता है, तो वो क्या ये चीज़ें हमारी नींद को भी खा जाती हैं? एब्सोल्युटली। नींद के लिए ज़रूरी है कि डेली एक्सरसाइज ज़रूर की जाए। अच्छा। एक्सरसाइज भी वो की जाए जिसमें जिस्म के सर, गर्दन, शोल्डर, चेस्ट, हर चीज़ इन्वॉल्व, नॉट ओनली वॉक। कोई ऐसा काम करें, लुकिंग ग्लास के सामने पीटी कर लें, नेक की एक्सरसाइजेस करें। जो एक्सरसाइज करेगा वो बेस्ट सिटीज़न है। नंबर 2, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी कम यूज़ करेगा, अपनी हेड शोल्डर को रिलैक्स रखेगा और सोने से बहुत पहले फ़ोन को बहुत दूर रखेगा, ही और शी इज़ द बेस्ट। सर्टनली उसकी नींद एग्जॉस्ट होने से, एक्सरसाइज करने के बाद जो नींद आती है वो कमाल की होती है। बिल्कुल। और खाना बहुत पहले खाएं सोने से पहले। हम एक इंतहाई पॉजिटिव कौम हैं। इस कौम ने झंडे गाड़ने इंशाल्लाह। द बेस्ट आर्मी है एंड वी आर प्राउड ऑफ आर्मी एंड सिस्टम। इन सिस्टम को जितना हम स्टेबल करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, नो डाउट, जो एक्सरसाइज करते हैं और डेली स्माइल करते हैं, उससे बेहतरीन सिटीज़न पाकिस्तानी नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़बरदस्त मशवरे भी दे रहे हैं। ये बड़े आसान चीज़ें हैं और हम अपनी ज़िंदगी में इससे बहुत सारी आसानियाँ लेकर आ सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और बच्चों का स्क्रीन टाइम। आज तो मेरे ख्याल से हमें बच्चों को बहलाने का, सिर्फ मुझे भी सम टाइम यही शायद करना पड़ता है, या तो मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी पे मैं बच्चों को जो है अक्सर जो है वो टीवी लगा के देती थी, थोड़ा सा टाइम बच्चे टीवी देख लें और रिलैक्स मैं भी हो जाती हूँ। डॉक्टर साहब, स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए बच्चों का? पहली बात तो यह कि छोटे बच्चों को एक्सपोज ना करें। ठीक है। अगर माएँ मुस्तकिल प्ले करेंगी टैबलेट के साथ, फ़ोन के साथ, तो बच्चे तो ज़ाहिर साथ कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, स्टेपल्ड हैं। 6 साल तक के बच्चों को आइडियली एक्सपोज नहीं करना चाहिए। ठीक है। और देखें, फीडर और नंबर 2 फ़ोन,
छोटे बच्चे के लिए हाईली टॉक्सिक हैं, एबनॉक्शियस हैं, हेल्दी नहीं है, वेरी अच्छा। अनहेल्दी। जो बच्चे फीडर नहीं पिएंगे, मदर फीड पे होंगे, जल्दी फ़ोन नहीं सुनेंगे। अब वो टाइम कहाँ गया जब स्टोरी टेलिंग होती थी, सोते हुए, जागते हुए, आते हुए। मदर के पास जब भी टाइम है, कोई पॉजिटिव चीज़, कोई रोल मॉडल, कोई मेंटरशिप, कोई अच्छी सी स्टोरी शेयर करें, उसके साथ मिलके खेलें। माँ भी एक्सरसाइज, अगर माएँ बच्चे के साथ मिलके, अब कनाडा अमेरिका में जाएं तो छोटे बच्चे जो 4-5 साल, टीचर बिहेव लाइक एल्डर सिस्टर, जिसको पीयर एजुकेशन कहते हैं। अब जस्ट एल्डरली बच्चे के बचपन को ख़राब ना करें। बच्चा जब यूट्यूब पे बड़ी बड़ी चीज़ें देखता है, ये जितनी भी चीज़ें मिसहैप हुए, पेरेंट्स की किलिंग कर दी, फ्रेंड की किलिंग कर दी, स्कूल में बच्चे ने फायरिंग कर दी, जहाँ हमारे ईगो को, जो सही ईगो है, उसको नेगेटिवली चार्ज ईगो में जितना थर्ड वर्ड में यूज़ किया जाता है कि खुद बंदा पूरे गांव को ख़राब कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी ईगो बहुत हाई है, उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता। इस ईगो से किलिंग, क्राइम इतना आम है कि फिर जाहिर है वो सारी उम्र अदालतें और ये वो सिस्टम। प्लीज़ इस फ़ोन को, इसमें बहुत कुछ नेगेटिवली चार्ज है। हर जो चीज़ भी यूट्यूब पे मौजूद है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मौजूद है, ये सब 10 to 20% रेफरेंस के लिए करेक्ट है। 80-90% एक ले मैन ने, कॉमन मैन ने एक दूसरे को सुने सुनाई। कितने यूट्यूब चैनल हैं जिसको कोई काम नहीं आता, उसको ये आता है, सही, उस पर कोई चेक नहीं। ट्रोलिंग के लिए, दूसरे की हजामत करने के लिए, रिश्तेदारों की लड़कियों को ख़राब करने के लिए, मतलब एक ख़ातून को या दूसरे की रिस्पेक्ट को डिमोलिश करने के लिए ये सोशल मीडिया जितना हमारे इधर मिसयूज़ हुआ है, वो खुदा की पनाह। बिल्कुल आपने ठीक बच्चे को प्लीज़ कम से कम एक्सपोज करें। 6 साल से 12 साल तक अब छोटे छोटे कंप्यूटर स्कूलों में, एचईसन में, बाकी स्कूलों में आम है। वो जितना टीचर ने गाइड किया है उस लिमिट को प्लीज़ क्रॉस ना करें। 30 मिनट्स बच्चे के लिए, ठीक है, बड़े के लिए 45 मिनट से 1 गो में ज़्यादा स्क्रीन को एक्सपोज ना करें। डॉक्टर साहब क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों की विजन जो है वो जल्दी मुतासर होती है? एब्सोल्युटली। बच्चे के न्यूरॉन, आँखों के, कान के, ब्रेन के काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं, ठीक है, काफ़ी वीक होते हैं, मेच्योर हो रहे होते हैं। एक माइलिन शीथ है, माइलिनेशन अभी हो रही होती है। अब उसको डाइट चाहिए, उसको बहुत सिंपल नट्स, फ्लान, दूध, सिंपल चीज़ें। सही, जितनी चीज़ें हम ऑर्गेनिक पे रहेंगे, सिंपल पे रहेंगे, बन डिब्बों वाली चीज़ें, जूसेस एक्सपोज नहीं करेंगे, माँ खुद भी एप्पल खाए, एप्पल का जूस ना पिए, और बच्चे के सामने बैठ के, बच्चे मिमिक करते हैं, वो आइडियलाइज करते हैं। एग्जैक्टली, अगर पेरेंट्स सारा उनके सामने बैठ के ऑर्गेनिक चीज़ें ही खाते हैं, घर में मेहमान के लिए भी जूस नहीं रखा हुआ, ये तो बेस्ट लोग हैं, वो बच्चे सर्टनली बहुत स्ट्रांग होंगे। सही, जिन बच्चों ने फीडर नहीं पिया, डायरेक्टली बच्चे को बोलने की आदत डालें। जैसे आपने अपने एक बच्चे का बताया कि वो अभी से 3 साल पे, शी नो सो मैनी गुड थिंग्स। यस, आप बच्चे को यूट्यूब पे लगा दें, आप उसके ब्रेन में इतनी फाइलें इंसर्ट कर रहे हैं जिसके लिए वो प्रोग्राम्ड ही नहीं है अभी, बिल्कुल, और उसके पूरे ब्रेन को डाइवर्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी ऑटिज्म जैसे मसले आ रहे हैं, इसमें डीएनए इतना डिरेंज्ड होता है कि उसको नॉर्मल करना अभी इंसानी मेडिकल साइंस भी वीक है उसके सामने। बिल्कुल, तो आप प्लीज़ एक अच्छे भले बच्चे को डाइवर्ट ना करें बैड रास्तों की तरफ। जितना ज़्यादा आप सिंपल चीज़ों पे रखेंगे, बच्चे की स्माइल, अपनी स्माइल ठीक रखें, बच्चा स्माइल करेगा। आप सिंपल डाइट दें, बच्चा और करेगा। एक्सपोजर टाइम 6 से 12 साल तक मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, और एक टाइम पे 30 मिनट्स को क्रॉस ना करें। ठीक है, उसके बाद ब्लिंक करना, खेलना, पानी पीना, दूध पीना, आपने खुद भी है, आपकी नेक स्टिफ हो जाएगी, ठीक है, आपका आर्म स्टिफ हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ी देर बाद हिलें जुलें, लुकिंग ग्लास के सामने अपनी आर्म्स की, नेक की
कितने लोग हैं जो आजकल हमारे पास आते हैं, एक हफ्ते में 25 पेशेंट आते हैं जिनको चक्कर आते हैं। सही। और वास्ट मेजॉरिटी वो हैं जिनमें दो चीज़ों की कमी है, एक्सरसाइज, वो नेक की और शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं करते। सही। जो लोग नेक की शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे और विटामिन डी स्काई हाई रखेंगे, विटामिन डी पूरी दुनिया में कम, ठीक, ये सनलाइट इसका सबसे बड़ा सोर्स है। दिन का स्टार्ट जो है पहले 45 मिनट्स जो सनलाइट है, दैट्स परहैप्स द मोस्ट प्योरीफाइड। सो ये डॉक्टर साहब ने बड़े ज़बरदस्त जी आपको मशवरे दे दिए हैं। अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जितनी आप तवज्जो दे सकते हैं दें, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बाकी जो हमने बच्चों के हवाले से डिस्कशन की तो प्लीज़ इस पे गौर कीजिए। मेरे ख्याल से बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अहम पॉइंट है जिसको आजकल हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, Thank you बहुत very बहुत much. शुक्रिया आपके वक्त के Thank लिए। you. हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आते हैं। मोहम्मद अवैस रहमान की सालगिरह है, राना वक्कार अहमद, उमैर गौरी, वक्कार अजीम, सकीना हुसैन और फ़हीम खुशी की सालगिरह है जी। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।